नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 27 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका की थर्ड फेज की बातचीत भी मुकम्मल हो चुकी है और इस बातचीत में अमेरिका ने कौन सी शर्तें रखी और इन शर्तों में से कितनी शर्तें ऐसी हैं जिनको ईरान मानेगा या फिर ईरान नहीं मानेगा, उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के दौरे के बीच ईरान ने मोदी जी से एक बड़ी ही भावुक कर देने वाली अपील की है और इस अपील को आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है और इस अपील को हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि समय ईरान क्या कुछ करने वाला है इजराइल के खिलाफ और इजराइल के ऊपर इस समय कितना बड़ा दबाव पड़ रहा है, इसके बारे में तो हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अमेरिका के पांव हमला करने से पहले क्यों कांप रहे हैं, इसको भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही चाइना ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान कौन सा है, इसमें चाइना ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, भारत में मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, कितना सितम हो रहा है और कोई भी छपरी, कोई भी अपराधी किस हिसाब से कहीं भी किसी मुसलमान को परेशान कर दे रहा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों ईरान से निकल के सामने आ रही कि ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स की जो थर्ड फेज की बातचीत होने वाली थी, जिस बातचीत को लेके डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा था कि अगर बातचीत फेल हुई तो हम हमला कर देंगे, फाइनली वो बातचीत हो चुकी है। और इस बातचीत में क्या कुछ शर्तें अमेरिका ने रखी हैं और किन शर्तों पे ईरान रजामंदी की मुहर लगाएगा और किन शर्तों को नहीं मानेगा, और क्या बातचीत का मसला सच में आगे बढ़ेगा या फिर यहीं से जंग की शुरुआत होगी, अब आप इसको डिटेल में समझिए। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के सामने वो शर्तें रखी हैं जिन शर्तों को कभी भी ईरान नहीं मानेगा। पहली शर्त यह है कि आप कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अब ये बात जब अमेरिका ने बोली तो अब्बास अराची ने लगभग झल्लाते हुए कहा कि भैया 1000 बार बता चुका हूं कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं समझते हो, क्यों एक ही बात तुम रटे पड़े हो। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, तो आप 3 काम कर दीजिए। पहला काम आप ये कीजिए कि आपके यहाँ जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो चाहे फोरेडो में हो, चाहे नतांज में हो और चाहे इफ्सान में हो, इन तीनों ही न्यूक्लियर फैसिलिटी को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ईरान ने कहा। दूसरी शर्त, फिर इन्होंने कहा कि आपके पास जितनी भी यूरेनियम की मात्रा है, आपने जितने भी यूरेनियम को इनक्रोच किया है, संशोधित किया है, संवर्धित किया है, वो तमाम यूरेनियम आप हमारे पास पहुंचा दें। मतलब आपके पास एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, आप तमाम यूरेनियम को हमारे पास पहुंचा दें। अच्छा, अब ईरान ने कहा तीसरी शर्त, इस पे अमेरिका कहता है कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को खत्म कर दें या फिर एकदम कम कर दें। अब इस पे ईरान का जवाब सुनिए। ईरान ने पहली बात ये बोली कि हमें कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बनानी है, यानी हम न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर का पॉजिटिव वे में यूज करना, जैसे कि एनर्जी के लिए, बिजली के लिए या फिर ट्रेन, सबमरीन, इन तमाम चीज़ों के लिए यूरेनियम का उपयोग ईरान करेगा। ये ईरान का अधिकार है और किसी के माई के लाल में वो दम पैदा नहीं है कि ईरान को ऐसा करने से रोक सके। यानी साफ तौर पे जो पहली शर्त अमेरिका ने रखी थी, ईरान ने उसको सिलसिले से खारिज कर दिया। अब रही बात दूसरी शर्त की, अपना यूरेनियम हमें दे दो, तो इस पे तो उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि अगर हमने तुमको दे दिया तो भले ही जंग टल जाएगी लेकिन हमारी बेइज्जती हो जाएगी और ऐसे हाल में ये काम हम नहीं कर सकते। और रही बात बैलिस्टिक मिसाइलों की, तो इस पे अब्बास अराची ने एक बयान दिया है और साफ तौर पे कहूँ तो ये बयान मेरे समझ के परे है। दरअसल अब्बास अराची ने कहा कि हमारी जो मिसाइलों की रेंज है उसको हमने केवल 2000 किलोमीटर ही रखा है, यानी इजराइल तक ही रखा है और हमारी मिसाइल की कोई ऐसी रेंज नहीं है जो 2000 किलोमीटर से प्लस हो। लेकिन पिछले कई दिनों से हमने ये खबरें सुनी थी कि जो खुर्रम शहर 4 है वो एक ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। तो क्या अब्बास अराची झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि ये खबर हमने ऑलरेडी सुनी है और पत्रकारिता का एक धर्म होता है कि भले ही आपका दिल ईरान के साइड हो या फिर इजराइल के साइड हो या फिर आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपके सोर्सेज ने जो खबर आपको बताई है और सामने वाला पॉलिटिशियन क्या कह रहा है, अगर दोनों में मतभेद हैं तो आपको दोनों बातें जनता के सामने रखनी होगी। और मैंने पहले ये खबर आपके सामने रखी और मैंने क्या बड़े बड़े चैनलों ने रखी है कि ईरान ने खुर्रम शहर 4 जो बनाया है उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है और इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन अब ऐसे मौके पर अब्बास अराची
का ये कह देना कि भाई साहब हमारी मिसाइल तो केवल 2000 किलोमीटर का रेंज रखती है, ऐसे हाल में डाउट पैदा होता है कि क्या अब्बास अराक्ची सच बोल रहे हैं या फिर अपनी ताकत को छुपा के दुश्मनों को मूर्ख बना रहे हैं। खैर, अब ये बात तो साफ हो गई कि ईरान किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर रहा। ईरान शुरू का जिद्दी था, आज भी जिद्दपन दिखा रहा है। तो क्या ऐसे हाल में अमेरिका हमला करेगा? तो इसका जवाब आपकी स्क्रीन पे है, रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कमेटी के साथ मीटिंग की और मीटिंग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्लान बनाया है कि अगर ईरान पे हमला करना है तो हमला हम पहले नहीं करेंगे, हमला पहले इजराइल ही करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों दो तरीके से आप समझिए। पहला, जो डोनाल्ड ट्रंप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं उसको अगर मैं आपको बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि अगर हमने पहले हमला किया और इधर ईरान ने पलट के वार किया और इजराइल को नुकसान हुआ तो जनता के बीच ये नाराजगी हो जाएगी कि देखो अमेरिका ने हमला किया और ऐसे हाल में अमेरिका के हमले की वजह से जो ईरान है उसने पलटवार किया और उसमें इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अगर इजराइल ही खुद पहले हमला कर दे और बाद में जब हम मदद करेंगे तो उसमें कोई भी हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा और हम एज ए दोस्त मदद करने के लिए आगे आएंगे, ना कि हमला करने के लिए, क्योंकि दोनों दो चीजें हैं। अगर अमेरिका पहले हमला करता है तब भी इजराइल मारा जाएगा, इजराइल खुद हमला करता है तो भी इजराइल मारा जाएगा। तो अमेरिका अपने ऊपर ये इल्जाम क्यों ले कि भाई साहब तुम मेरी वजह से ही मारे गए हो? बहरहाल ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, लेकिन असली कहानी क्या है उसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक बिल्ली थी, बिल्ली अक्सर चूहों को पकड़ के लेके जाया करती थी। ये कहानी आपने सुनी भी होगी, लेकिन तब भी सुन लीजिएगा क्योंकि ये कहानी यहाँ बड़ी फिट बैठती है। तो इसी बीच चूहों ने प्लान बनाया कि क्यों ना एक घंटी लाई जाए और बिल्ली के गले में बांध दी जाए, और बांधने के बाद जब जब बिल्ली आएगी घंटी बजेगी और हमें पता चल जाएगा। चूहे खुश, उन्होंने पैसे लगाए, पैसे इकट्ठा किए, घंटी खरीद के लाया गया। अब घंटी जब आ गई तो फिर बड़ा सवाल ये कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और इसी चक्कर में सारे चूहे 2, 4, 6, 10 दिन तक, 1 महीने तक मीटिंग करते रहे, लेकिन फाइनल हो नहीं पाया कि भाई साहब घंटी बांधेगा कौन। सेम हाल इस समय ईरान का है। ईरान एक ऐसी बिल्ली है जिसके आसपास अमेरिका और इजराइल जैसे चूहे तो हैं। तैयारी हुई कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दें, इनके ऊपर हमला कर दें, रिजीम चेंज कर दें तो टेंशन खत्म। लेकिन जब ये प्लान बना तो सारे चूहों ने कहा कि चलो करते हैं तैयारी। इजराइल अपने हथियारों को निकालता है, अमेरिका अपना अब्राहम लिंकन, जेरल्ड फोर्ड और तमाम नौटंकियां भेजता है। लेकिन जब नौटंकियां खत्म हुई तो बड़ा सवाल ये कि हमला कौन करेगा पहले, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने पहले कौन जाएगा। और यही एक ऐसा डर है जो चूहों को भी रोक रहा था और यही एक ऐसा डर है जो अमेरिका और इजराइल को भी रोक रहा है। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब इजराइल के दौरे पे गए और इस दौरान मोदी साहब से अब्बास अराक्ची ने एक रिक्वेस्ट की है और ये रिक्वेस्ट कई मायनों में बड़ी अहम है। आप ध्यान से देखिए तो इस समय जंग अगर किसी के ऊपर आ रही है तो ईरान के ऊपर आ रही है, और हम सभी जानते हैं कि जंग में केवल नुकसान होता है। बहुत सारे लोग यहाँ चाहेंगे, चूंकि आपके घर में एसी है, पंखा है, कूलर है, पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश हमला के मामले में या फिर अटैक के मामले में भारत ही है। भारत पे ना कोई मिसाइल गिरती है, ना यहाँ पे कोई ज़्यादा हमला होता है, ना ही किसी दूसरे देश से हमारी लड़ाई चल रही है। तो ऐसे हाल में हम सुरक्षित हैं। खाने को रोटी है, सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे ही रही है। सस्ता, पूरी दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट आप उठा दें तो भारत में ही है। तो ऐसे हाल में हमारे पास ज्ञान देने के अलावा और कोई काम नहीं है। यहाँ बैठ के हम बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन अब आपको रशिया की एक तस्वीर दिखाता हूँ, यहीं से आप खबरों को समझेंगे। आज रशिया और यूक्रेन के बीच जो लोग मरे थे उन सैनिकों का आदान प्रदान होना था। रिपोर्ट ये है कि लगभग कई दर्जन सैनिक जो रशिया के मारे गए थे यूक्रेन ने उनको सौंप दिया और हजारों सैनिकों की लाशें रशिया ने यूक्रेन को सौंप दी। यानी जंग कोई भी हो, घरों के लाल मारे जाते हैं। तो ये कहना कि भाई साहब ईरान ये कर देगा वो कर देगा, ये बोलना अपने देश में बैठ के अच्छा लगता है, लेकिन जिसका बच्चा IRGC में हो, जिसका शौहर IRGC में हो, या फिर कोई इजराइल की सेना में हो, अमेरिका की सेना में हो, उससे एक बार आप पूछिए उसके घर पे क्या बीत रही होगी। खैर, अब्बास अराक्ची साहब ने एक रिक्वेस्ट की है और ये रिक्वेस्ट इतनी मर्दानगी भरी है कि जब आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। सोचिए, जंग इस समय ईरान पे लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी अब्बास अराक्ची ने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की और कहा कि आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप इजराइल के दौरे पे हैं, आप एक काम कीजिए, फिलिस्तीन के मुद्दे पे एक बार इजराइल से बातचीत कर लीजिए, मे भी बीच का कोई रास्ता निकल जाए तो फिलिस्तीन आज़ाद हो जाए। आप सोचिए, अब्बास अराक्ची चाहते तो अपने लिए बातचीत करते, ये कहते कि आप हमारे लिए बात करो, ईरान और इजराइल का समझौता कराओ, लेकिन अब्बास अराक्ची ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पे कहा कि भैया बात कीजिए, लेकिन बातचीत आप फिलिस्तीन के मुद्दे पे कीजिए। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने
शायद वो करने की कोशिश की जो काम करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1.5 सालों में कई मर्तबा कर चुका है। दरअसल मोदी साहब ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने पेशकश की कि आप ईरान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर लें, ईरान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशनों को सुधारने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। यानी ये तमाम लाइन मोदी साहब ने बोली। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी साहब के ही जो अपने मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा। थोड़ा सा आप सुने। हमने एक तनावपूर्ण स्थिति हम देख रहे हैं जिसका असर इस क्षेत्र पे भी पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में इसके बारे में बातचीत हुई और प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा कि भारत का हमेशा ये मत रहा है कि जो भी ऐसी इस तरह की स्थितियां हो और भी इसी क्षेत्र में दूसरी भी स्थितियां हैं जो चल रही हैं, इन सभी का हल बातचीत से और शांतिपूर्वक तरीकों को इस्तेमाल करते हुए होना चाहिए। और उन्होंने इसमें जो भी भारत की ओर से जो भी सहायता की जा सकती है या कोई अगर पहल ली गई हो जिसमें भारत की मदद चाहिए तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा उसके लिए तैयार है। Let me just translate this. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मोदी साहब के बारे में बताया गया कि मोदी साहब ने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में समझौता करवा के अपने नाम की महिमा मंडन करने की कोशिश करता है, शायद मोदी साहब भी उसी रास्ते पे हैं। ईरान और इजराइल का समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे समझौता हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए खतरा हैं। और जब एक दूसरे का वजूद ही एक दूसरे पे खतरा बन जाए तो ऐसे हाल में समझौता जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बहरहाल इसी बीच चाइना से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि चाइना ने गजब का झटका अमेरिका को दिया। आपको याद होगा चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था और कहा था कि 125% लगाया जाएगा। चाइना ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद चाइना ने क्या किया कि रेयर अर्थ मिनरल देने बंद कर दिए और कहा कि जाओ जहां से तुम ले सकते हो ले लो। अब पूरी दुनिया में चाइना के ही रेयर अर्थ मिनरल होते हैं और ये वो अर्थ मिनरल है जिनके दम पे बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं, खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं, चिप बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाया जाता है और इनके बिना कोई भी यंत्र नहीं चल सकता। चाइना ने जब कंट्रोल किया और अपने दोस्तों को भी बताया कि हम तुमको दे रहे हैं लेकिन कहीं गलती से भी अमेरिका ना जाए नहीं तो देना छोड़ देंगे, तो अमेरिका में लाले पड़े और अमेरिका ने सारे टैरिफ को कुछ घंटों में ही वापस कर दिया। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि चाइना ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो हम आपको रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे। यानी आपकी गाड़ियां ठप्प हो जाएंगी, आपकी मिसाइलें ठप्प हो जाएंगी, आपकी जो फैसिलिटी है वो ठप्प हो जाएगी और ऐसे हाल में बाबू औकात पे आ जाओगे। और ये बात अगर चाइना ने बोली है तो अमेरिका के लिए बड़े टेंशन की बात है। खैर इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर एक और अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, लेकिन आज इसके बारे में बातचीत करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया की चिंता हम करें लेकिन अगर अपने देश के असली मुद्दों को ताक पे रख दें तो शायद फिर हमसे बड़ा गद्दार कोई है नहीं। मतलब बाहर कहीं आग लगी तो हम बुझाने जाएं और पड़ोसी का घर जल रहा और वहाँ बैठ के हम अलाव सेकें तो ये गलत बात है। कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मुसलमान रहा करता था, नाम था शाहिद। शाहिद नाम का ये लड़का जब भी इसको मौका मिलता मजदूरी करता था, मेहनत करता था, लेकिन जब इसको मौका मिलता और अजान की आवाज़ इसके कानों में पड़ती तो किसी भी खाली जगह पे ये बैठ के नमाज़ पढ़ने लगता। अच्छा, नमाज़ पढ़ने में बामुश्किल वज़ू बनाने से लेकर नमाज़ पढ़ने तक जो मैंने देखा है, हालांकि इस्लाम धर्म से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मैं राजपूत हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने अपने दोस्तों के यहाँ देखी, अपने पड़ोसी गांव में देखी, अपने गांव में देखी है कि 10 से 15 मिनट में एक जमात खत्म हो जाती है, दूसरी फिर आ जाती है। तो ऐसे हाल में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ख़ासकर जब आप अकेले ही पढ़ रहे हो तो फिर ज़्यादा वक्त लगने का चांस ही नहीं है। अब आप सुनिए, ये बेचारा खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था। इसी दौरान अरविंद शर्मा नाम का एक शख्स आता है और आने के बाद अपने इंस्टाग्राम की रील बनवाते हुए इस बेचारे इंसान की बेरहमी से पिटाई करता है। थोड़ा सा वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ।
इस वीडियो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अरविंद शर्मा किस हिसाब से मार रहा है। लेकिन इसी बीच एक अपडेट निकल के सामने आई है कि अरविंद शर्मा एक अपराधी है, आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और पेरोल पे बाहर है। और रिपोर्ट ये दावा करती है कि ये दावा करने वाली कोई और नहीं, इस अरविंद शर्मा की पहली पत्नी है। वीडियो उसका सुने आप। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे। और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट, गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में और वो खुद को अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी बहन, जो कि बुआ की देवर की बेटी है, उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है, तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी जिससे उन्होंने विवाह किया है और 2 बच्चे भी उत्पन्न कर लिए हैं। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं, ब्राह्मण वाले नहीं हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अरविंद शर्मा की पत्नी ने कितने गंभीर आरोप लगाए कि वो एक अपराधी है और उसके बावजूद भी उसने जानबूझ के अपनी रेल को बटोरने के लिए, पीआर करने के लिए और हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को फूंकने के लिए ऐसा काम किया। और इसी बीच अब इस मामले में अपोजिशन यानी जो विपक्ष है, पवन खेड़ा साहब, वो हमलावर हैं। क्या कुछ पवन खेड़ा साहब ने कहा, थोड़ा सा सुने फिर मैं आपको बताता हूं। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी। एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से, अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप। लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। यह देश इन सबसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पवन खेड़ा साहब ने कितनी वाजिब बातें बोली हैं। आप सोच के देखिए कि कोई भी शख्स पूजा कर रहा है, कोई भी शख्स नमाज पढ़ रहा है, कहीं पत्थर चढ़ जाते हैं, कहीं एक दूसरे को लोग पीट देते हैं, कहीं झंडा लहराया जाता है। क्या इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या इससे हमारा देश तरक्की करेगा? और आज ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2-3 दिनों में होली है। आप देखिएगा वो माहौल बनाया जाएगा। लेकिन मेरे जितने दर्शक हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, मैंने पिछली होली पे भी किया था, एक बार फिर से कर रहा हूं कि भैया गलती से रंग पड़ जाए, बुरा मत मानिएगा, दिल बड़ा दिखाइएगा। क्योंकि अगर आप अन्ना लेके चलते हैं, जिद लेके चलते हैं कि भाई साहब एक कण मेरे ऊपर रंग कैसे पड़ गया, तो फिर आप ये सोचिए ना कि क्या आपके अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है। और कोई हिंदू मुझे देख रहा है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार आप पूछ लो, आपको लगाने का मन है, फला भाईजान आपके बड़े नियर डियर हैं, आप उनको लगाना चाहते हो, उनसे पूछो कि भैया लगा लूं। अगर वो मना करते हैं तो मत लगाइए। क्योंकि इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप ऐसे समझें कि भाई साहब को कुर्बानी करनी है, भाई साहब आपके दरवाजे पे आके पूछे कि भैया यहां कुर्बानी कर लूं, आप मना कर देंगे। बाद में भले ही आप बकरा खा लें जाके, लेकिन शुरुआत में आप मना करेंगे। तो सेम सिचुएशन अपने लिए दूसरों के लिए समझिए। और जैसे ही मुसलमान भाई ये चाहते हैं कि भाई बकरा ईद हो, हमारे हिंदू भाई आए, हमारे साथ मिठाइयाँ खाएं, सेवैयाँ खाएं, तो 2-4 कतरा रंग लग जाता है तो लग जाए यार, देश आपका अपना है, समझिएगा बात को। खैर, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ये मेरा समझाना है, बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी